हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत आपका वीआई ट्रेड के थर्ड पेपर की, जो कि आप जानते हैं ये ईवीएस का पेपर है और थर्ड थ्योरी पेपर है और इसको वीआई ट्रेड के बच्चे अध्ययन करते हैं। वैसे ये ईवीएस का पेपर है, आप लोग भी इसको अध्ययन कर सकते हैं क्योंकि स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत जब कभी भी स्पेशल एजुकेटर की भर्ती आएगी और उसमें परीक्षा से संबंधित सभी नियम होंगे तो उसमें आप लोगों को इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं। ईवीएस है, ईवीएस से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे कि किस प्रकार से दिव्यांग बच्चे जो हैं वो अपनी इन्वायरमेंट में रहते हैं और उसको अपने अनुकूल बनाते हैं और उनको किन किन समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो ये वीआई ट्रेड का थर्ड थ्योरी पेपर है और ये फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका ये थर्ड थ्योरी पेपर है और इसके पहले आप लोगों को इसके 20 क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं। हम यहाँ पे 20 क्वेश्चंस और करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 21, वो ये कह रहा है कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए एक अच्छा ईवीएस और सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से क्या होना चाहिए। तो मुख्य रूप से शिक्षक किस प्रकार का होता है, तो उसको सख्त होना चाहिए या आधिकारिक होना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा आपका, सख्त बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अधिकार वहाँ पे वो अपने थोपे तो ऐसा भी उसको नहीं होना चाहिए। इसके बाद उसको धैर्यवान होना चाहिए और अनुकूलन व्यवहार करना चाहिए जो बच्चों को भी अच्छा लगे और बच्चे उसमें अपने आप को कंफर्ट फील करते हुए सारी चीज़ें सीख सकें। तो उसको धैर्यवान और अनुकूलनशील होना चाहिए। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्यान पर केंद्रित करना ध्यान, तो इसका मतलब ये है कि जब वो व्याख्यान करने लगे तो केवल उसी पे उसका ध्यान रहे, बच्चों पर ध्यान ना रहे, तो ये गलत हो जाएगा। दृश्य सहायता पर निर्भर रहना कि आप ओरल चीज़ें ना बता करके बच्चों को जो चीज़ें दिखा रहे हैं केवल उसी पे आप डिपेंड हो जाइए, तो ये चीज़ें भी गलत हो जाएंगी। तो ये ऑप्शन भी गलत है, आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 कि सामाजिक विज्ञान में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ काम करने वाले शिक्षकों के लिए कौन सा गुण महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम देखेंगे कि शिक्षण विधियों में लचीलापन होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है कि ना होना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है आपका बिना समर्थन के उच्च अपेक्षाएं। तो बिना समर्थन के आप इन बच्चों को उच्च लेवल की शिक्षा नहीं दे सकते हैं और उनसे ना ही उच्च लेवल के आप अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बहुसंवेदी अनुभव प्रदान करने की क्षमता, तो ये आपका सही हो जाएगा। उनको विभिन्न प्रकार के अनुभव महसूस करने दीजिए। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कम दृष्टि वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय महत्वपूर्ण रणनीति क्या अपनानी चाहिए। तो महत्वपूर्ण जो रणनीति होती है वो ये होती है कि जो भी दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं या कम दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको स्पर्श के माध्यम से और श्रवण के माध्यम से ही सारी चीज़ों का अनुभूति कराया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उनको केवल हम भ्रमण पर रखें तो भी गलत होगा। छात्रों के बीच में बातचीत करने को अगर हम सीमित कर दें तो भी गलत होगा और केवल उनको मौखिक निर्देश दे करके अगर हम पढ़ाना चाहें तो भी गलत होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 24। तो इसका क्या क्वेश्चन है कि दृष्टिहीन छात्र के लिए सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक समय सारणी पढ़ाने की प्रभावी विधि क्या है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावी विधि मानी जाती है वो आपका स्पर्शीय समय रेखा, क्योंकि स्पर्श के माध्यम से ही इन बच्चों को आप सिखा सकते हैं। दृश्य चार्ट वो देख नहीं सकते, तो ये गलत है। ऑडियो रिकॉर्डिंग केवल उनको सुनने पर निर्भर कर देना, ये भी गलत है। लिखित निबंध वो लिखेंगे कैसे जब समझ नहीं पाएंगे, स्पर्श करके वो सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे 25 क्वेश्चन की कि ईवीएस में अंधेपन से ग्रस्त छात्रों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते समय किन बातों से
बचना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उभरी हुई रेखा चित्रा का उपयोग करना, विस्तृत ऑडियो विवरण प्रदान करना, तो ये भी गलत होगा। उसके बाद दृश्य मीडिया पर अत्यधिक निर्भरता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या पूछा है पहले इससे, किससे बचना चाहिए, तो दृश्य मीडिया पर अत्यधिक निर्भर रहना ये आपका गलत है ऑप्शन, क्योंकि आप उसी पर निर्भर रहेंगे तो ये गलत होगा। और ये आपका सब पॉजिटिव है, तो ये आपका सही होगा, ये आपका गलत ऑप्शन होगा। और हमें यहाँ पे गलत ऑप्शन ही चुनना है, तो गलत ऑप्शन ये आपका है, तो ये आपका सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे क्योंकि ये सब पॉजिटिव वे में है। क्योंकि उभरी हुई रेखा चित्र जो है उसका उपयोग किया ही जाता है, विस्तृत ऑडियो विवरण का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन उतना भी नहीं किया जाता कि बच्चे परेशान हो। लेकिन उससे बेटर ऑप्शन हमारा ये है कि दृश्य मीडिया पर अत्यधिक निर्भर होना, तो बच्चे देख नहीं पाएंगे तो उस पर कैसे निर्भर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 की कम दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए कक्षा चर्चा में भाग हेतु किस प्रकार की सहायता लाभदायक होती है। तो इनके लिए जो लाभदायक होती है वो विस्तृत प्रिंट सामग्री, क्योंकि जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनके लिए इनलार्ज बुक आती है जो कि बड़े बड़े अक्षरों की बुक होती है। ये जो यहाँ पे अक्षर लिखे हैं ये सामान्य अक्षर हैं, हमारी आँखों को देखने में भी सुटेबल लगते हैं, लेकिन जो बच्चे कम देख पाते हैं वो इन अक्षरों को नहीं देख पाते हैं, तो वो काफ़ी बड़े बड़े में ये चीज़ें लिख के आती हैं। लगभग इतना बड़ा बड़ा रहता है, देखने में भी सुंदर लगता है। बुक्स काफ़ी अच्छी होती है और इनलार्ज प्रिंट बुक उसको कहा जाता है, यानी कि बड़े छाप वाली पुस्तक। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27 कि दृष्टिहीन छात्रों को मानचित्र पढ़ने का कौशल प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें किसका उपयोग करना चाहिए इन बच्चों के लिए, तो ब्रेल लेवल वाले जो स्पर्शीय मानचित्र होते हैं उसको आपको उपयोग में लाना चाहिए, इससे बच्चे काफ़ी कुछ अच्छे से सीख पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 कि कौन सी विधि है जो छात्रों को व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से सीखने में मदद करती है और वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करती है। तो इसका आसान जो यहाँ पे उत्तर होगा वो होगा परियोजना विधि, क्योंकि जो चीज़ें आप लोग योजना के अंतर्गत करते हैं उसको काफ़ी अच्छे से आप संपन्न भी कर पाते हैं। किसी भी बच्चे के लिए जब आप टीचिंग प्रोसेस अपनाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप पहले से कुछ ना कुछ योजना बना करके चलते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, परियोजना विधि। अब यहाँ पे स्रोत विधि या खोज विधि या समस्या समाधान विधि ये लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका 29 कि कौन सी शिक्षण विधि खेल गतिविधियों के माध्यम से सीखने पर जोर देती है। तो यहाँ पे आपका जो खेल विधि है ये आप जानते ही हैं कि सबसे पहले बच्चे को कुछ सीखने के लिए उसको प्ले वे स्कूल में डाला जाता है, तो ये खेल विधि यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी विधि प्राकृतिक वातावरण में प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से सीखने को शामिल करती है। तो यहाँ पे जो प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है, तो इसमें जो आपका क्षेत्र अध्ययन विधि है, यानी कि जब आप क्षेत्र में निकलते हैं तो काफ़ी कुछ आप वहाँ पे देख करके अनुभव लेते हैं, यानी कि वहाँ पे प्रत्यक्ष अनुभव लेते हैं और इसके माध्यम से आप सीखने में सक्षम होते हैं। खोज विधि जो होती है ये आपका यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसमें आप लोग प्रत्यक्ष रूप से सारी चीज़ें सीखेंगे। स्रोत विधि भी नहीं होगा और चर्चा विधि ये भी नहीं होगा। क्षेत्र में जो निकलेंगे आप वहाँ पे महसूस करेंगे, वही सारी चीज़ें आप सीखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 31 कि कौन सी विधि छात्रों को घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करने और डाटा एकत्र करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पे सबसे जब किसी चीज़ का आप लोग एनालिसिस करते हैं तभी आप उसके बारे में जान पाते हैं और उससे जुड़ी सूचनाओं को एकत्र कर पाते हैं। तो आप जब उस चीज़ को देखेंगे, अवलोकन करेंगे, तभी आप उसके बारे में कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अवलोकन विधि हो जाएगा, और जब जानकारी हासिल करेंगे तो उसमें क्या समस्या आ रही है, तो तब आपका बाद में समस्या समाधान विधि आता है।
और खेल खेल में सीखा जाता है, पेंडुलम विधि भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार जो है वो अवलोकन विधि आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन सी शिक्षण विधि किसी विषय का अध्ययन करने के लिए प्राथमिक स्रोतों और दस्तावेजों का उपयोग करती है। तो इसमें जो अध्ययन करने के लिए प्राथमिक स्रोत होता है वो कौन सा होता है? स्रोत विधि। स्रोत का नाम आया है, आप स्रोत से यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि किस कौशल में जटिल विषयों का पता लगाने और सहानुभूति विकसित करने के लिए परिदृश्यों का अभिनय करना शामिल है। तो यहाँ पे आपका जो भूमिका निभाना, यानी कि किसी भी चीज़ को जब आप नाटकीय रूप देते हैं तो वहाँ आप भूमिका निभाते हैं सारी चीज़ों की, तो वो आपका भूमिका निभाना, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कि किस कौशल की विशेषता सूचना को व्यक्त करने के लिए एक संचरित और आकर्षक कथा बताना है। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है, आप लोगों को देखने में समस्या होगी, तो आप लोग मेरे आवाज़ पे डिपेंड होइएगा। आप लोग भी यहाँ पे अपने श्रवण इंद्रिय को एक्टिव करिएगा, तभी आप कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आकर्षण कथा बताने का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो कहानी सुनाना, यानी कि जब आप किसी चीज़ को कहानी के माध्यम से बच्चों को बताते हैं तो उससे वे काफ़ी कुछ सूचना आप कलेक्ट भी कर लेते हैं, और उसको जब आप बताते हैं तो जो बच्चे हैं वे काफ़ी आकर्षित होते हैं उस चीज़ को सुनने के लिए जब उसको कहानी नुमा बताते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 35 कि किस कौशल में छात्रों को अवधारणाओं और विचारों का स्पष्ट रूप से वर्णन और स्पष्टीकरण करना शामिल होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पष्टीकरण, क्योंकि स्पष्ट रूप से बताने का मतलब ही होता है स्पष्टीकरण देना। अगला क्वेश्चन है आपका 36 कि किस कौशल में कक्षा में कहानी या अवधारणा को जीवंत करने के लिए नाटकीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो नाटकीय जो तकनीक है वो नाटकीय करण में ही आएगा, किसी अन्य में नहीं आएगा आपका। तो आपका नाटक करने का मतलब ये होगा नाटकीय करण, ये आपका सही हो जाएगा। जब पात्र से रिलेटेड पूछे तो यहाँ पे भूमिका निभाना, ये आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है कि किस शिक्षण कौशल में संचरित और विस्तृत तरीके से घटनाओं या सूचनाओं को फिर से बताना शामिल होता है। तो इसमें आपका जो वर्णन करना है ये आ जाएगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को विस्तृत रूप से बताते हैं, किसी घटना को बताते हैं, सूचना को बताते हैं, तो वो वर्णन करना कहलाता है, या व्याख्यान आ जाएगा तो वो भी सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38 कि ईवीएस और सामाजिक विज्ञान शिक्षा में सामुदायिक संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वह यह हो जाएगा कि वे कक्षा में सीखने को वास्तविक दुनिया के अनुभवों से जोड़ते हैं। जब आप किसी चीज़ को सीखने के लिए प्रैक्टिकली तौर पे उसको अपने जीवन में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे जोड़ते हैं तो आपको काफ़ी कुछ हद तक वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 39 समसामयिक मामले सामाजिक विज्ञान में सीखने को कैसे बढ़ाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो सैद्धांतिक अवधारणाएं होती हैं या व्यवहारिक उदाहरण जो होता है वो सारी चीज़ें प्रस्तुत करके आप बच्चों को समझा सकते हैं सामाजिक विज्ञान के बारे में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 40 कि ईवीएस शिक्षा में प्रयोगशाला की क्या भूमिका होती है। तो आप लोग जानते हैं प्रयोगशाला की क्या भूमिका होती है। वहाँ पे सभी बच्चे करके सीखते हैं, अपना वहाँ पे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और एक अनुभव ग्रहण करते हैं। तो ये जो आपका है ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि यह प्रयोगों के माध्यम से व्यवहारिक अनुभव प्रदान करता है। तो इस वीडियो में मात्र 20 क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 20 क्वेश्चन और कराए जाएंगे। ऐसे ही आप लोगों को जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में
वन लाइनर या कह लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। इस चैनल पे आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ ही वीडियो आपको सब्जेक्ट वाइज मिलता रहेगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यदि आप लोगों को कहीं समस्या आ रही है तो आप लोग वो क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डालिए, वहाँ से आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दिए जाएंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।